हमारे साथ दो नए नए मेहमान जुड़े हैं, तो हम एक बार चीजों को फिर से रिकॉल मारते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कंटिन्यूअसली आगे बढ़ेंगे, है ना। तो कॉपी किताब भी बंद कर दो बेटा, है ना। अब सुनो, जैसा कि मैंने आपको बता भी रखा था कि जैसे ही सिलेबस आ जाएगा मैं सिलेबस के ऊपर बात करूंगा। सिलेबस आपके सामने लगा हुआ है ना। तो जब भी आपको फ्री टाइम है, वैसे तो मैं जब भी टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा। देखो, सिलेबस क्यों इंपॉर्टेंट है। अरे जिसकी शादी में जा रहे हो उसका कार्ड ही नहीं है और बढ़िया से बींद बन के जा रहे हो, गेट से ही लात मार के बाहर निकाल देता। आ गई बात समझ में। पहली बात, ये बच्चे तो मेरे को जानते हैं, तुम नहीं जुड़े हो। एकदम मेरे को अपना बड़ा भाई समझ के ट्रीट करना है। टीचर विचर नहीं खेलते अपने इधर, टीचर स्टूडेंट का कोई काम ही नहीं है ना। जितना ट्रांसपेरेंट तुम मेरे साथ रहोगे उतना अच्छा तुमको समझ में आएगा। तो मैं सारी भाषाओं का प्रयोग करता हूँ, हिंदी, मारवाड़ी, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, सब जो भी तुमको सुटेबल लगेगी। अंडरस्टैंड। हाँ, तो मैं क्या बात कर रहा था कि भाई जिसकी शादी में जा रहे हो उसका इन्विटेशन तो लेके जाओ यार। तो भैया जो चीज तुम पढ़ रहे हो, देखो, दुनिया जो है ना बहुत बड़ी है, और ज्ञान जो होता है ना समुद्र की तरह होता है। तो समुद्र तो बहुत बड़ा है, तो सारा समुद्र ले लोगे क्या? बस की नहीं है अपनी। अपना काम उस समुद्र से एक इतना सा मोती निकालना होता है। अच्छा, वो मोती निकालने में सबसे ज्यादा संघर्ष करना पड़ता है। ऐसे ही थोड़ा ना मोती मिल जाता है ना। तो वो जो उसका अंदर जो सीप का मोती होता है उसको खोजना, उसके लिए हमें सिलेबस पता होना चाहिए कि भाई इस दायरे के अंदर ही आप डुबकी लगाओ। तुम पूरे समुद्र को खगालने, पहले में शार्क बैठी तुमको ही ले ली अंदर। तुमको पता होना चाहिए कि शीप कहाँ मिलेगा, ताकि तुम वहां डुबकी लगाओ और तुमको 99 प्रोबेबिलिटी ये रहे कि वो तुमको मिल जाए। तो वैसे भी हम जिस चीज को पढ़ने वाले होते हैं उसका सिलेबस बहुत जरूरी होता है। इसीलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का सबसे पहले सिलेबस जारी होता है। और हमारे भारत में सबसे बड़ी एग्जाम यूपीएससी की होती है, जो कलेक्टर बनाती है। और उसका भैया 56 पेज का तो सिलेबस होता है, तुम्हारी 56 पेज की बुक नहीं होती। अब देख लो तुम, अभी आरएएस का सिलेबस है 42 पेज का, आरएएस का सिलेबस, जिसको मैंने नोट डाउन करना शुरू किया था, एक कॉपी तो उसको सिलेबस में भर गई। लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा नहीं है भैया। मैथमेटिक्स का तो एक सिंगल पन्ना है, इस सिंगल पन्ने को भी मैंने आधा करके सेट कर दिया। तो हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो पहले मैंने आपको बता रखा था कि आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो 7 यूनिट्स में डिवाइड है। जैसे हम सबकी एक यूनिट बन गई। अब हम यूनिट में सब हैं, यूनिट इज अ पावर। लेकिन हर एक बच्चा हर एक चैप्टर है, मैं भी अपना एक अलग चैप्टर हूं। तो ऐसे आपकी बुक में 7 यूनिट्स हैं, यानी कि भैया 7 चैप्टर, 14 चैप्टर्स है वैसे तो। इन 14 चैप्टर्स को 7 यूनिट्स में डिवाइड किया गया है। किसमें डिवाइड किया गया है? अच्छा, हर एक यूनिट अपने आप में कुछ नंबर्स लिए हुए है। तो हम स्टडी जो है ना वो चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, हम स्टडी यूनिट वाइज करेंगे। कैसे करेंगे? यूनिट वाइज। आ गई बात समझ में? ठीक है भैया। तो हम जो यूनिट यहाँ पर अभी हमारी रनिंग में है उसका नाम है एपी। क्या नाम है? अच्छा, इस एपी यूनिट में कितने चैप्टर है सर? तो इसके अंदर केवल एक ही चैप्टर है, यही एपी। यानी कि ऐसा भी हो सकता है, अरे ऐसी फैमिली हो सकती है जिसमें एक ही मेंबर है, हो सकती है भैया। नरेंद्र मोदी की फैमिली, उधर वो एक ही है, सिंगल, वही है शिवादा सुपर बोस, उसके अलावा कुछ नहीं है। कई कई फैमिलीज ऐसे होती है जिसके अंदर भैया एक ही फैमिली मेंबर होता है। तो इसकी फैमिली में एक ही मेंबर है, एपी। इस एपी की जो फुल फॉर्म होती है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब देख लेते हैं भैया, पहले तो 5 नंबर का था ये, अब भी 5 ही नंबर का है। यानी कि अगर इस चैप्टर को आप पढ़ लोगे, इस चैप्टर को आप पढ़ लोगे ढंग से, तो भैया आपको नंबर मिल जाएंगे 5। कितने नंबर? अच्छा, आप जिस बोर्ड एग्जामिनेशन के तहत आपका एग्जाम दोगे उसको बोलते हैं आरबीएससी। क्या बोलते हैं? राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एग्जाम, आरबीएसई, सॉरी ई, राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ये आपका जो पेपर है ना, ये अजमेर बोर्ड, अजमेर एक जगह है भैया, जानते हो भैया, अपने राजस्थान में एक छोटा सा डिस्ट्रिक्ट है अजमेर, वहां इसका हेड ऑफिस है। और ये भैया आपकी एग्जामिनेशन कंडक्ट कराता है मार्च अप्रैल में। कब कराता है भैया? इस बार तो भैया फरवरी में ही करवा दी थी इसने, लेकिन इस बार नहीं करवाएगा फरवरी में। वो फरवरी में इसलिए कंडक्ट करवाई थी क्योंकि मार्च से सेशन उनको चालू करना था। इस बार ऐसा कोई है नहीं, तो ये लगभग लगभग मार्च अप्रैल के आसपास आपकी एग्जाम कंडक्ट करवाएगा। जो एग्जाम मैथमेटिक्स की होती है, जो एग्जाम मैथ्स की होती है, वो भैया पूरे 100 नंबर की होती है। कितने नंबर की होती है? पेपर 100 नंबर का आएगा, 100 आउट ऑफ 100 नंबर का। अच्छा, इसमें अपना योगदान केवल 80 नंबर दिलाने का है, बाकी 20 नंबर तो तुम्हारे लखनऊ पे डिपेंड करेगा। स्कूल में तुम्हारा कैसा बिहेवियर है प्रिंसिपल को लेकर, ज्यादातर तो उधर ही मामला सेट रहता है। फिर उसके नीचे दो चार और होते हैं, उसके राइट हैंड लेफ्ट हैंड, अगर उनको भी खुश रखोगे तो भी नंबर मिल जाएंगे। टीचर से तो बनती ही बनती है, क्योंकि टीचर्स हमारे दोस्त होते हैं। टीचर कभी भी, अगर तुम मेरा यहाँ पे
बुरा भी करके जाओगे ना तो भी मेरे अगर सेशनल मार्क्स मेरे हाथ में होते तो मैं 20 में से 20 ही चढ़ाता। टीचर कभी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा तो ये मैनेजमेंट के लोग हैं। तो भैया अगर इनको अच्छा बना के रखोगे, फीस वीस टाइम टू टाइम डिपॉजिट करोगे, तो पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे। एक भी दिन तुमने प्रिंसिपल को बोल दिया ये तो भैया वो है, मोगेम्बो है, उसी दिन तुम्हारे 19 नंबर हो जाएंगे, याद रखना। और जिस दिन तुमने उनके राइट हैंड लेफ्ट हैंड को भी अगर उंगली कर दी, तो फिर तो ये नंबर 18 17 पे ही पहुंच जाएंगे। मजाक है रे, कहने का मतलब ऐसा कुछ होता नहीं है। बस 20 आउट ऑफ 20 पूरे पक्के नंबर आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फीस टाइम टू टाइम डिपॉजिट रखो। अच्छा, बात आती है 80 नंबर्स की। तो आई विल गारंटी यू, एकमात्र मैथमेटिक्स का टीचर गारंटी, आजकल तो सब गारंटी दे रहे हैं, लेकिन मैं तो पक्का दे सकता हूं, अपने मात्राओं के नंबर नहीं कटते भैया। मैंने लिखना था 4, मैं इतना सा ही लिख के आया, या कोई इतना लिख के आया, ओ तूने बड़ी मात्रा लगा दी, ऐसा इधर कोई लोचा है नहीं कि भाई मात्राओं के कोई नंबर कटेंगे, स्पेलिंग कोई मिस्टेक्स होती है, ऐसे कोई नंबर कटते नहीं है। तो मैथमेटिक्स टीचर को फुल गारंटी है भाई, वो गारंटी दे सकता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 नंबर के बारे में बात कर सकते हैं। अच्छा, मैथमेटिक्स में नंबर लाने के लिए आपकी लॉजिकल थिंकिंग बहुत शार्प होनी चाहिए, उसके लिए हम खड़े हैं ना, फिर क्या ही दिक्कत है। बस आपसे दो ही चीजें मांगते हैं, एक तो ट्रस्ट और एक कंसिस्टेंसी। एक तो रो जाइए, एक विश्वास रखिए कि जिसके पास पढ़ रहे हैं दुनिया का सबसे अच्छा टीचर ये साहब, दूसरे की खोज में जाना ही नहीं है। जो हमारे पास है, हम हमारे घर में जो मम्मी पापा होते हैं दूसरे मम्मी पापा की खोज में जाते हैं क्या? है कि अंबानी का भैया, रतन टाटा का तो भैया तगड़ा है, उसको बाप बना ले एक दिन के लिए, जो है उसी में काम चलाओ, है ना। तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं तो मुझसे काम चलाओ, है ना। जिस दिन मेरे को यार 10th क्लास तक सर सही थे, अब ये थोड़े थोड़े ऐसे लग रहे हैं, तो फिर 11th क्लास में दूसरे की तलाश में जाना है। जब तक मेरे से काम चल रहा है वो अपना नीड ही रखना है। आगे बस हमने, तो हम जिस चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं ये सारी चीजें मैंने बता दी। अच्छा, इस पेपर को करने के लिए बेटा आपके पास में 3.25 घंटे का समय मिलेगा। पढ़ना जरूरी है, टाइम उससे भी ज्यादा जरूरी है। 25 से 30 क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। अगर भैया तुम उसको करने में 5 घंटे ले रहे हो तो मेरा द्वारा पढ़ाया गया या स्कूल में जो पढ़ रहे हो या जो सेल्फ स्टडी कर रहे हो वो कोई काम की नहीं है। फिर भाई तुमको आता तो है, कर रहे हो तुम चिट्ठी की जैसे एकदम धीरे धीरे लिख रहे हो, 3.25 घंटे का पेपर तुमसे 10 घंटे में नहीं हो रहा है, तो फिर कोई मतलब नहीं है पढ़ाई का। यानी कि सब चीजें समय पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? समय पर। समय का ही पैसा मिलता है। आज तुम कैपेबल हो जाओगे तो किसी को लिए समय, अगर तुमको इम्पोर्ट, तुम्हारा समय इतना हो जाएगा कि सामने वाले को फायदा हो रहा है उसका, तो तुमको पैसे देके जाएगा। क्या देके जाएगा? समय ही इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए पढ़ाई इस तरीके से करना है कि हम 3.25 घंटे में पेपर को निपटा सके। क्या कर सके? निपटा सके। ठीक है, तो 3.25 घंटे का पेपर होता है। अब हम इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं, एपी के बारे में। अच्छा, कल है ना, कल क्या है? अरे कल क्या है? सैटरडे। तो सैटरडे हमारा टेस्ट होता है। क्या होता है? तो जो बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं उनका टेस्ट होगा भैया। इन दोनों का नहीं हुआ, इन दोनों को मैं एक्स्ट्रा कहीं पढ़ा दूंगा। तो कल रेडी रहना। उसके लिए तुमको एक टेस्ट कॉपी अलग से बनानी है। हाँ, चैप्टर एपी जो रनिंग चैप्टर, उसी का टेस्ट होगा। अच्छा, जैसे मान लो तुषार है, तुषार ने 5.1 नहीं पढ़ी, तो वो क्वेश्चन छोड़ दे, बाकी कर ले। इस तरीके से अगर वो भी आते हैं तो वो भी कर ले, कोई इशू ही नहीं है। अच्छा, उसके लिए टेस्ट कॉपी लगेगी। विदाउट टेस्ट कॉपी मैं किसी को भी टेस्ट देने दूंगा, आओगे और वापस भगा दूंगा, याद रखना। डिसिप्लिन हर एक चीज में आगे बढ़ने के लिए जरूरी है। तो मैं ये भी नहीं कहता कोई महंगी कॉपी खरीद के लाओ, छोटी मोटी A4 साइज की कॉपी खरीद के लिया ना, जिसमें तुम सुंदर सुंदर आपका टेस्ट दे सको। तो कल तुम्हारा टेस्ट है भैया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एपी देखो रे भैया, तो टेस्ट है तो देखो रिकॉल भी करवा देता हूँ। सही है, आज की क्लास में सही बेनिफिट हो रहा है। एपी देखो क्या होता है। एपी की फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसको कहते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। इसका बेसिक एग्जांपल तो हमारे जीवन में हमारी सीढ़ियां हैं। अभी तुम इस कोचिंग क्लास में नीचे आए होगे तो सीढ़ियों से आए होंगे, है ना। ये जो भी आ रहे हैं वो सीढ़ियों से आ रहे हैं। तो तुमने एक चीज नोटिस की होगी कि हर एक सीढ़ी का मेजरमेंट इक्वल होता है। ऐसे थोड़ा ना एक बार तो यूं उतरे, एक बार यूं उतरे बालाजी की तरह, नहीं होता है ना। अच्छा, अभी जिस तुम बेंच पे बैठे हो वो भी एपी का ही एग्जांपल है। गौर करके देख लो, सारी बेंच इक्वल नजर आएगी, इक्वल हाइट पे है, इक्वल लेंथ है और इक्वल। अच्छा, तुम्हारी बुक्स एंड नोटबुक्स, अच्छा नोटबुक तो अलग अलग खरीद ली होगी तुमने कंपनी की, लेकिन बुक तुम्हारे साथ के पास एक जैसी है। तो ये भी एपी का ही एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है? इस दुनिया के सारे आईफोन एक मॉडल के एपीज होते हैं। क्या होते हैं? एक ही कंपनी के एक जैसे फैन एपी होते हैं। क्या होते हैं? एक ही कंपनी के बोटल्स सारे एक जैसे ही होते हैं। जैसे मान लो तुमने वो क्या है, वो कौन सा मोबाइल है, ये मेरा ही ले लो, Vivo 15 Pro। तो
तो भैया Vivo 15 Pro एक जैसे ही होते सारे, ये सारे एपी के एग्जांपल्स हैं। आगे बस हमने, यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अगर इन दो वर्ड्स को समझें तो अर्थमेटिक का मीनिंग तो होता है अंक गणित। ये तो गणित है साहब, मैथ्स पढ़ रहे हो तो गणित शब्द ना आए तो ये तो हो ही नहीं सकता। अर्थमेटिक का मतलब होता है ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच स्टडी ऑफ नंबर्स। नंबर का ही जादू है, मैथमेटिक्स तो है ही नंबर। तो जिस मैथमेटिक्स में हम केवल नंबर्स को पढ़ते हैं वो अर्थमेटिक कहलाती है। अच्छा, प्रोग्रेशन का मतलब क्या होता है? प्रोग्रेशन का मतलब होता है उन्नति। अगर आपने नंबर्स की उन्नति करवा दी, जैसे मान लो पहले मैं मान लो मेरा मेरा वैल्यू एक थी, मतलब लोग मेरे को एक नंबर समझते थे। अब मैं कोई गलत सद काम करने लग गया तो लोग मेरे को लगे अरे इसके पास मत जाना, 2 नंबर आदमी है। तो मतलब उन्नति हो गई, लेकिन गिरी हुई उन्नति। अब उन्नति दोनों तरफ हो सकती है भैया। ओसामा बिन लादेन बन के भी नाम कमाया जा सकता है, और एपीजे अब्दुल बन के भी नाम कमाया जा सकता है, बिल गेट्स बन के भी नाम कमाया जा सकता है। तो भैया वो एक गुंडा था ना सद्दाम हुसैन, वो बन के भी आप, अच्छा सनी देओल बन के भी आप प्रोग्रेस कर सकते हो, और अमरीश पुरी बन के भी कर सकते हो। वो उधर उन्नति प्रोग्रेसिव में है और इधर डाउनवर्ड में है। उन्नति उन्नति होती है साहब, यानी कि पहले 1 नंबर से 2 हो गया, फिर 2 से 3 हो गया, फिर 3 से 4 हो गया। ऐसे उन्नति नहीं करवानी कि एक बार तो 1 बने थे, 1 से 2 बने, फिर पापा जी प्रधानमंत्री बन गए तो जैक चेक लग गया तो सीधे ही 10 नंबर पे आ गए। ऐसे उन्नति नहीं करवानी। यानी कि नंबर्स की प्रोग्रेशन अगर इक्वल नंबर्स से ऐड ऑन होके हो रही है तो उसी को ही हम नंबर, उस नंबर्स की लिस्ट को हम क्या कहेंगे? एपी कहेंगे। तो एक एपी की जनरलाइज फॉर्म में एक डेफिनेशन तैयार होगी। देखो हर एक चीज को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो इसके लिए हमारी लॉजिकल थिंकिंग पे, क्रिएटिव थिंकिंग पे काम करना बहुत जरूरी है। सर आपने एक बात कही कि कोई भी नंबर आगे तभी जाएगा जब उसका इक्वल इक्वल उसमें प्रोग्रेस होगा। तो मैंने 1 में 2 ऐड करके 3, मतलब एक को डबल बार प्रमोशन दिया। जैसे मान लो मेरी कंपनी के अंदर मेरे पास एक टीचर है, उसका नाम है एक, अच्छा लगा मेरे को, बढ़िया एकदम शानदार काम कर रहा है, तो मैंने उसका डबल प्रमोशन कर दिया, एचओडी भी बना दिया और साहब उसको वाइस प्रिंसिपल बना दिया। अब वो भैया 3 पोजीशन, यानी कि उसका नाम हो गया 3। क्या हो गया? अब अगर मैं किसी दूसरे कैंडिडेट के साथ भी यही करना चाहूंगा तो उसको भी प्रमोशन में 2 ही टिक मारूंगा, फिर तो कहां पहुंच गए? किसी दूसरे के साथ करूंगा फिर भी 2 ही मारूंगा, कहां पहुंच गए? यानी कि जब हम किसी एडिशनल नंबर में, सक्सेसिव नंबर में एक फिक्स नंबर डिपॉजिट करते जाते हैं, जैसे आपका एसआईपी, एसआईपी का नाम सुना है आपने? एसआईपी जानते हो? नहीं जानते हो तो जान लो भैया। मैंने बोला था तुमसे एक बार, ये दुनिया की सबसे बड़ी बीमारी क्या है? गरीबी, पुअरनेस। और अगर इस गरीबी को दूर नहीं करोगे ना तो जीवन में कुछ बन नहीं पाओगे। ये जो माथापच्ची चल रही है ना, मैं पढ़ रहा हूं तुम पढ़ रहे हो, ये इसीलिए पढ़ रहे हो कि तुम आगे जाके अपने फाइनेंशियली कंडीशन को बेटर बना सको। तो फाइनेंशियली कंडीशन को बेटर बनाने के लिए एक चीज होती है एसआईपी। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो तुम्हारे मम्मी पापा से पूछना कभी कि मेरे लिए आप क्या कर रहे हो, मेरे को आप डॉक्टर बनाना चाहते हो, क्या कर रहे हो आप मेरे लिए? तो मम्मी पापा बोलेंगे बेटा तेरे लिए ना थोड़ा सेविंग कर रहे हैं, हर साल थोड़ा थोड़ा सेविंग करते हैं। बोले क्यों करते हो? ताकि तू लाइफ में जाके, तो वो हर बार क्या करते हैं, अपनी मेहनत की मजदूरी से जो भी उनको मिलता है उसमें से 500 रुपए गुल्लक में डाल देते हैं, या कहीं बैंक में डाल देते हैं, या एफडी में डाल देते हैं। एफडी का मतलब फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट का मतलब हर बार वही मिल रहा है। जैसे बैंक होता है ना, बैंक में सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। क्या मिलता है? तो हर बार 100 रुपए पे 2 रुपए मिल रहे हैं, हर बार 100 रुपए पे 2 रुपए मिल रहे हैं। तो इसको कहते हैं जब सेम चीजें आगे के लिए अग्रेस हो जाती है, मतलब एडिशन में ऐड हो जाती है, तो उनसे हमेशा एपी बनती है। क्या बनती है? एपी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। क्या कहलाता है वो? अर्थमेटिक। अच्छा, जनरलाइज फॉर्म में एक सिंपल डेफिनेशन देखेंगे तो क्या बोलेंगे? एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स। एपी इज अ लिस्ट ऑफ नंबर्स वेयर, जहां पर एवरी सक्सेसिव टर्म हैव अ कॉमन डिफरेंस, यानी कि हर आगे आने वाली टर्म अपने पीछे वाली टर्म से एक एडिशनल जो है फिक्स नंबर क्या रखेगी? कॉमन डिफरेंस के रूप में रखेगी। किसके रूप में रखेगी? कॉमन डिफरेंस के रूप में। अच्छा देखो, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमको एक लिस्ट बनानी है। अरे लिस्ट बनानी है तो कहीं से तो शुरू करना पड़ेगा ना। तो मैंने मान लिया कि मैं लिस्ट बना रहा हूं 2 से। कहां से बना रहा है? अगर मुझे इस नंबर को लेके अगर लिस्ट आगे बढ़ानी है तो हर बार मैं उसमें कोई एक फिक्स नंबर ऐड कर दूंगा। जो मैं एक बार ऐड करूंगा, अब मेरी मर्जी में कोई सा ऐड कर दूं, मैं इसमें 1 ऐड कर दूं, 2 ऐड कर दूं, 3 ऐड कर दूं, लाख ऐड कर दूं, करोड़ ऐड कर दूं, 500 कर दूं, 600, कुछ भी कर सकता हूं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, एक बार जो ऐड कर दिया ना वही हर बार ऐड होगा। तो अभी हम बता रहा ना एसआईपी, अगर मैंने मान लो मेरे बच्चे के लिए 500 रुपए डालना चालू कर दिया हर महीने, तो हर बार मैं 500 ही डालूंगा। इसको कहते हैं सिस्टमेटिक, कि आप फ्लक्चुएट नहीं कर रहे, इधर उधर नहीं कर रहे, आप हर बार एक सिस्टमेटिक ढंग से एक एक पैसा जमा करा रहे हो। तो मेरे मन में आई कि क्यों ना मैं इसमें 3 ऐड कर दूं।
तो ये 3 जो होगा ना, इसी को ही हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। इसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जो फिक्स नंबर आप ऐड कर रहे हो, अच्छा ऐड ही नहीं, आप माइनस भी कर सकते हो। सीधी सी बात, जैसे मान लो मेरे पापा मेरे को भी 1 लाख रुपए देके गए। अब मैंने अपने जीवन का एक रूल बनाया कि हर महीने इसमें से 500 ही निकालूंगा। तो पहले भैया लाख में से 500 हटा दे, 99,000। 99,000 कितना बच गया रे 500 हटाने पर? 99,500 बच गया ना, 500 हटा लिया, फिर 500 हटा लिया तो 99,000 बच गया, 99,000। तो मैं माइनस भी कर सकता हूं, लेकिन वो फिक्स नंबर ही माइनस हो सकता है। अच्छा सर, आप जीरो ऐड और जीरो सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो क्या? बिल्कुल। अगर मैं मान लो किसी नंबर को इस तरीके से लिख रहा हूं 1 1 1 1 1, तो ये भी एपी है, क्योंकि मैं हमेशा इसमें एक फिक्स नंबर ऐड कर रहा हूं, जीरो। क्या ऐड कर रहा हूं? अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो रहा है तो भी वो क्या है बेटा? एपी, क्योंकि एपी की कंडीशंस को वो फॉलो कर रहा है। एपी क्या कहता है? फिक्स नंबर ऐड होना चाहिए, तो जीरो है ना, हर बार वन में जीरो ऐड करो, वन ही आएगा। आ गई क्या बात समझ में? अब सुनो, जो नंबर आपका फिक्स है, जो नंबर आपका फिक्स है, वो तो आपका कॉमन डिफरेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? कॉमन डिफरेंस। और जो नंबर आप स्टार्टिंग में लिस्ट बनाने के लिए यूज कर रहे थे, उसको हम बोलेंगे फर्स्ट टर्म। क्या बोलेंगे? फर्स्ट टर्म। बस, किसी भी एपी को जनरेट या क्रिएट करने के लिए दो रॉ मटेरियल आपके पास होने चाहिए। जैसे मकान बनाने के लिए भैया ईंट, बजरी, रोड़ा, भट्टा, सीमेंट ही होना चाहिए ना, उसी प्रकार एपी जनरेशन के लिए आपके पास में फर्स्ट टर्म और वो कॉमन डिफरेंस यानी कि फिक्स नंबर होना चाहिए। अब देखो मैं लिस्ट तैयार हो गई अपनी। पहले नंबर आया था 2, इसमें 3 ऐड करते ही कितना हो गया? 5 में 3 ऐड करते ही कितना हो गया? 8 में 3 ऐड करते ही कितना हो गया? कितना हो गया? 11, एंड सो ऑन, ऐसे चलता जा रहा है। तो ये एक लिस्ट बन के तैयार हो गई। अरे हम हमारे घर में ऐसे ही तो बनाते लिस्ट। बालाजी के स्वामी करना है तो ऐसे ही तो बनाते लिस्ट। 5 किलो घी, 2 किलो आटा, 3 किलो बूरा, 4 किलो ये, 5 किलो, ऐसे तो बनाते हैं लिस्ट। लिस्ट बनाते हैं ना। तो जब ये लिस्ट नंबर्स की होती है, बस वहां पर एक चीज याद रखना कि जो लिस्ट बनेगी ना, वो डिफरेंस दोनों का जो आप करोगे, मतलब सक्सेसिव टर्म का जो डिफरेंस करोगे, वो इक्वल आना चाहिए। क्या आना चाहिए? अगर इन केस इक्वल नहीं है, जैसे इधर देखो, मैंने बोला 1, 1 में 2 ऐड करके मैं बना दिया 3, अब 3 में 1 ऐड करके बना दिया 4, अब 4 में 4 ऐड करके बना दिया मैंने 8, अब 8 में मैंने भैया 6 ऐड करके बना दिया 14। तो मैं यहाँ पर कभी 2 ऐड कर रहा हूँ, कभी 1 ऐड कर रहा हूँ, कभी 4 ऐड कर रहा हूँ, कभी 6 ऐड कर रहा हूँ, तो ये हर बार क्या हो रहा है बेटा? चेंज हो रहा है ना। इस केस में भी लिस्ट बनेगी, नंबर्स की लिस्ट तो तैयार हो रही है, लेकिन उस लिस्ट को हम क्या नहीं कहेंगे? एपी नहीं कहेंगे। क्या नहीं कहेंगे? एपी। अगर आपसे कोई पूछे कि जनरल फॉर्म बता दो भैया, जनरल फॉर्म ऑफ एपी, जनरल का मतलब क्या होता है? जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है? एक जैसा नजर आना। बताओ हम सब में कॉमन क्या है? हम इतने लोग बैठे हैं, मानव बैठे सारे, कोई गधे भैंस बकरी नजर आ रहा है तुमको? नहीं आ रहा, सब मानव है। हम में क्या कॉमन है? हम में एक चीज कॉमन है कि सर आपकी जहां आंखें ना वही हमारे हैं, आपके जहां कान लगे हो ना वही हमारे लगे हुए हैं, मेरे सिर पे बाल है तो तुम्हारे भी सिर पे बाल है। ये होता है ह्यूमन जनरलाइजेशन सामान्य रूप से। जैसे मोबाइल्स देख लो, मेरे मोबाइल में पीछे की तरफ कैमरा है तो सबके फोनों में पीछे की तरह ही कैमरा होता है। ये उनकी जनरलाइज फॉर्म है। अच्छा, ये डस्टर क्या काम करता है? इरेज करने के लिए काम आता है। तो दुनिया का हर डस्टर इरेज करने के लिए काम आ रहा है। अच्छा, ये जितने भी रेस्टोरेंट्स खुले हुए किस लिए? लंच डिनर के लिए खुले हुए। तो दुनिया के और कहीं भी चले जाओ भैया, एक जनरल फॉर्म है कि वो लंच डिनर के लिए बैठे हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में जाके तुमसे भैया पबजी नहीं खिलवाएंगे वहां पे कि नहीं हमारा रेस्टोरेंट तो रिलैक्स करने के लिए है। नहीं भैया, यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? खाना मिलेगा। क्या मिलेगा? हर स्कूल के लिए देखो, सब अलग अलग स्कूलों के लिए अलग अलग क्राइटेरिया हो सकता है, लेकिन उनकी एक जनरलाइज फॉर्म में पढ़ाएंगे सारे के सारे। ऐसा नहीं स्कूल खोल के वहां पब बना रखा है, बढ़िया ड्रिंक्स चल रही है, एसएसटी का टीचर आ ले एक पैक तू मार, ऐसा नहीं होगा। आगे बात समझ में? वैसे ही इनकी जनरल फॉर्म क्या होती है? एपी। क्या होती है? ऐसे ही हंसते करते हम आगे बढ़ जाएंगे। देखो एपी का मतलब क्या हुआ कि सर आप कोई एक नंबर ले लीजिए। क्या नंबर ले लीजिए? एक नंबर। ये इसकी जनरल फॉर्म होती है। यहां से देखो ये इंपॉर्टेंट चीज है भैया, जहां सीरियस होना है वहां सीरियस होकर पढ़ाई करो। देखो मैंने एक नंबर ले लिया ए फॉर एप्पल, क्या ले लिया, और एक मैंने फिक्स नंबर ले लिया डी फॉर डॉग, क्या ले लिया। अब मैं क्या करूंगा? एक नंबर, इसमें कुछ एड ऑन नहीं करेंगे, ये तो लिस्ट का पहला नंबर है, इसमें क्या एड ऑन करेंगे? अब इसमें हम ये वाला फिक्स नंबर ऐड कर देंगे ए प्लस डी, तो एक नंबर ये तैयार होगा, एक नंबर ये तैयार होगा। फिर हम क्या करेंगे? इस पहले वाले नंबर में, पहले वाला नंबर क्या था? ए प्लस डी, इसमें फिर से ये डी ही ऐड कर देंगे, तो ये वाला जो नंबर बनेगा वो बनेगा ए प्लस टू डी। क्या बनेगा? और फिर हम क्या करेंगे? इस वाले नंबर में, ये पहले वाला जो नंबर है ए प्लस टू डी, इसमें फिर से वही डिफरेंस ऐड कर देंगे डी, तो ये वाली टर्म क्या बन जाएगी? ए प्लस टू डी। क्या बन जाएगी?
a+3d एंड सो ऑन, ये चलता ही रहेगा ऐसे। तो इसको हम कहते हैं जनरलाइज फॉर्म। अब सुनो, ये वाला नंबर इस लिस्ट का पहला नंबर है ना, तो इसको बोलेंगे a1। क्या बोलेंगे? अच्छा, इसकी कहानी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन फिर से बता देते हैं। अगर किसी नंबर के ऊपर कोई नंबर लिखा हुआ है तो ये तो कहलाती है इसकी पावर। क्या कहलाती है? अगर किसी नंबर के आगे पीछे कोई नंबर लिखा होता है तो ये इसका कहलाता है मल्टीप्लाई। क्या कहलाता है? और अगर किसी के चरणों में कोई पड़ा है तो वो उसकी रैंक को दिखाता है। किसको दिखाता है? अगर मैंने लिखा है A2 तो इसका मतलब है 2 सीटें खाली है, जिसमें से यहां बैठा है A। कहां बैठा है? दूसरे नंबर पे। आ गई बात समझ में? अब सुनो भैया, ये A1 है तो ये क्या हो जाएगा बेटा? A2। ये क्या हो जाएगा? A3। ये क्या हो जाएगा? A4। देखो, पहली बात तो मैंने रैंक कहां से चालू की है? और 1 से ही चालू होते हैं नेचुरल नंबर। क्या चालू होते हैं? जब मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगा नंबर सिस्टम तो मैं बताऊंगा गिनती, काउंटिंग कहां से चालू होती है। अगर आपको किसी को गिनना है, अरे लिस्ट में कोई चीजें हैं तो गिनना पड़ेगा ना, और गिनती कहां से स्टार्ट होती है? इसीलिए रैंक हमेशा 1 से स्टार्ट होगी, यानी कि n की वैल्यू यहां पर 1 होगी। क्या होगी? 1। अब बताओ, 1 से आप चालू करते करते जा रहे हो, करते करते जा रहे हो, कहां तक जा सकते हो? हाँ बेटा, क्या नाम बताया था आपने? हिमांशी, कहां तक जा सकते हैं काउंटिंग में? काउंटिंग कहां तक होती है बेटा? वॉल्यूम का कहां से बटन है क्या तेरे पास? तो फिर तेज बोल, क्या ही दिक्कत है? यहाँ शर्मड़ा और मना कुछ नहीं। मेरे लिए कोई बच्चा नया होता ही नहीं है। जोर से बोल, कहां तक होती काउंटिंग? हाँ, इन्फिनिटी। मतलब सर आपकी उम्र में आप नहीं बोल सकते हो, हमारी तो रहने दो आप। आपकी उम्र में आप नहीं बोल सकते काउंटिंग, सीधी सी बात है। मतलब लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना यार, हम पढ़ाई कर रहे हैं। अब मैंने बोला आज मैं तुम्हें आप इस क्लास में काउंटिंग सिखाऊंगा साहब, और मैंने 1 से चालू कर दी, अब जिंदगी में काउंटिंग ही पूरी नहीं हो रही। हम तो लगे पड़े हैं। उधर घर से कॉल आ रहा है, आज बच्ची आई क्यों नहीं? मतलब काउंटिंग की क्लास चल रही है, पूरी होगी तो ही आएंगे। तो फिर तो भैया हमारे बच्चे बच्चे उधर मजे कर रहे हैं, अपन बैठ के यही मरमरा जाएंगे, काउंटिंग पूरी नहीं होगी। लेकिन कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना। हमने बोला सर वहां रुक जाओ, वहां कहा? तो कोई ना कोई नंबर हम अज्यूम कर लेंगे, उस नंबर को हम एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एन। कि सर आप एक काम करो, एन नंबर पे आके रुक जाओ। एन का मतलब 100वें नंबर पे रुक जाओ, 200 पे आके रुक जाओ, 100 पे आके रुक जाओ, 1000 पे रुक जाओ, लाख पे रुक जाओ, करोड़ पे रुक जाओ। तो जिस नंबर पे आप रुक गए उसी को ही हम एन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तो एन पे आने वाली टर्म, जैसे फर्स्ट नंबर पे आने वाली टर्म को आप क्या बोल रहे थे? सेकंड नंबर पे आने वाली टर्म को क्या बोल रहे थे? थर्ड नंबर पे आने वाली टर्म को क्या बोल रहे थे? वैसे ही एन नंबर पे आने वाली टर्म को आप ए एन बोलोगे। क्या बोलोगे? बताओ, यहां तक कहानी समझ में आ गई क्या? अब सुनो मेरी बात। आप एक चीज ऑब्जर्व करो, मैथमेटिक्स केवल और केवल ओवरव्यू और ऑब्जर्वेशन से चलती है। क्यों? क्योंकि मैथमेटिक्स आपकी डेली लाइफ की एक्टिविटी ही होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि गणित क्या होता है, तो गणित आपकी डेली रूटीन की एक्टिविटी ही गणित होती है। कितनी बजे उठते हो, कितनी बजे सोते हो, कितना खाना खाते हो, स्कूल कितना किलोमीटर है, फीस कितनी दे रहे हो, मम्मी ने कितने चाटे मारे, पापा की कितनी ठुकाई हुई, सब गणित है। सब क्या है? घड़ी में कितना बजा हुआ है, मेरे पेज में, मेरी कॉपी में कितने पेज हो गए, तुम्हारे सिलेबस में कौन सा चैप्टर चल रहा है, एवरीथिंग इज अ मैथमेटिक्स। हमारे ऋषि मुनियों ने तो यहाँ तक कहा है भैया, महिमा मंडित करने के लिए गणित को यहाँ तक कहा है कि यथा शिखा मयूराणाम नागानाम मणियो यथा तद्वदम वेदांग शास्त्राणाम गणितम मूर्धन स्थित। जिस प्रकार मोर के सिर पर कलंगी उसको सुंदर बना देती है। मोर देखा है? पिकॉक देखा है? मोर तो क्या ही देखा होगा अंग्रेजों, तुमने तो पिकॉक देखा होगा। पिकॉक देखा है तो उसके सर पर 3 4 5 एंटीना होते हैं, अगर वो हटा दो तो मोर सुंदर ही ना दिखे। अच्छा, नाक के ऊपर मणि देखी है? तुमने नहीं देखी, पिक्चरों में ही देखी है हमने भी, मूवीज आती ना। अरे सांपों के ऊपर बहुत मूवी बनी हुई है। पहले श्रीदेवी एक हीरोइन हुआ करती थी, वो तो बनाती सांपों के ऊपर थी। सनी देओल, श्रीदेवी, नगीना, नागिन, फलाना, पता नहीं कितनी। उसमें हमने सुना है कि भैया वो एक नाग के पीछे भगते रहते। क्यों? क्योंकि उसके पीछे मणि होती है। नाग की सुंदरता उसकी मणि से होती है। उसी प्रकार इस सृष्टि में ब्रह्मा ने जितने वेद लिखे हैं, उनमें सबसे ऊपर वाला जो वेद है वो मैथमेटिक्स है। क्या है? तो मैथमेटिक्स को तो इतना सुंदर बनाया गया, एवरीथिंग इज अ मैथमेटिक्स। अब सुनो, आपने बोला सर ए एन पे आके रुक गए, कहां रुक गए? अब सुनो, मैंने अभी अभी कहा कि मैथमेटिक्स ओवरव्यू और ओवर उससे चलता है ऑब्जर्वेशन से। जैसे तुमने देखा है रवि जी सर के बारे में मैथ्स की क्लास होती है, रवि जी सर के बारे में मैथ्स की क्लास, ऐसे 4 5 दिन तुमने ऑब्जर्व कर लिया। अब कोई नया बच्चा आएगा ना, उससे पहले सिद्धि बोलेगी तेरे को पता है इसके बारे में मैथ्स की क्लास होती है। ऑब्जर्वेशन बन गया। जैसे तुमको पता है कि जयपुर से जम्मू कश्मीर जाने वाली ट्रेन रात को 9 बजे आती है,
क्योंकि हर बार तुम जब भी बुक करते हो वही, तो तुम किसी बोले यार वो जम्मू कश्मीर वाली ट्रेन कब आती है, तुम देख रहे हो वो तो रात को 9 बजे आती है। जैसे हमको पता होता है कि एवरी फ्राइडे कोई ना कोई मूवी रिलीज होती है बॉक्स ऑफिस में, तो हमको पता है यार आपकी बार भी फ्राइडे पे कोई हो, तुरंत ही बोल देते हैं यार फ्राइडे के दिन हम मूवी देखने चलेंगे। क्यों? क्योंकि उस दिन फर्स्ट शो फर्स्ट रहता है। तो ऑब्जर्वेशन से थिंकिंग बनती है, थिंकिंग से मैथमेटिक्स जनरेट होती है। अब यहाँ क्या ओवरव्यू करना है, क्या ऑब्जर्व करना है, इधर देखो सर, जब हम फर्स्ट टर्म को देख रहे थे तो ये कॉमन डिफरेंस फिक्स नंबर नजर ही नहीं आ रहा, यानी कि 0 बार ऐड हुआ। कितनी बार ऐड हुआ? जब आपने सेकंड टर्म को ऑब्जर्व किया तो ये कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड हो रहा है? 1 टाइम ऐड हो रहा है। जब आपने थर्ड टर्म के बारे में बात की तो ये टर्म कितनी बार आ रहा है? मतलब 2 टाइम आ रहा है। जब आपने फोर्थ टर्म की बात की तो ये कॉमन डिफरेंस कितनी बार ऐड हो रहा है? 3 टाइम। तो क्या मैं देखो इन दोनों में रिलेशन बैठा रहा हूं, इन 3 और 4 में, यहाँ 3 लिखा हुआ है, यहाँ 4 लिखा हुआ है। क्या मैं इस 3 को ऐसे लिख सकता हूं क्या 4 माइनस 1? देखो ऑब्जर्व करना है। क्या मैं इस 2 और 3 में रिलेशन बैठा हूं, क्या मैं इस 2 को ऐसे लिख सकता हूं क्या 3 माइनस 1? अरे इतनी गणित तो आती है ना, तो मेरी तरफ क्या देख रहे हो? बताओ ये 2 है, इन दोनों में रिलेशन बैठाने के लिए क्या मैं इस 1 को ऐसे लिख सकता हूं क्या 2 माइनस 1? अरे लिख सकते हैं ना। और इस 1 और 0 में डिफरेंस, क्या मैं इस 0 को ऐसे लिख सकता हूं क्या 1 माइनस 1? लिख सकते हैं ना। तो वैसे ही क्या मैं इस n को ऐसे लिख सकता हूं क्या n माइनस 1? लिख सकते हैं ना। तो यहां से भैया इसकी जनरल फॉर्म बनी कि सर a तो सब में आएगा, तो a तो आएगा प्लस, सर डी भी सब में आता है, डी भी सब में आता है। लेकिन आप जिस रैंक की बात करते हो ना, उससे एक कम डी के आगे आप कोई नंबर लगाते हो, तो बताओ n से एक कम जाने के लिए क्या कर दूं? n माइनस 1। अरे किसी में भी एक माइनस करना है, एक छोटा जाना है, 4 से मेरे को 3 पे आना है, तो 4 माइनस 1 कर दूं। तो ऐसे ही मैं n से n माइनस 1 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? तो यहां पर ये बन गई स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। क्या बोलेंगे इसको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ एपी। ये दुनिया की एक ऐसी फॉर्म है जिससे आप किसी भी लिस्ट के नंबर पर डायरेक्ट पहुंच सकते हो। क्या पहुंच सकते हो? डायरेक्ट। जैसे इधर देखो एक एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो आपको लिस्ट बनानी है साहब 2 4 6 8 10 12 एंड सो ऑन, ऐसे चलते 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 अब आपको आया सर मेरे को ये मत बताओ ये लिस्ट 100 नंबर पे आएगी ना, तब कौन सा नंबर होगा? अगर तुम लिख के सारी चीजें बता रहे हो तो फिर तुमसे मूर्ख आदमी क्यों कोई नहीं है, क्योंकि तुम फिर मैथमेटिक्स नहीं जानते। आज हम कोई भी चीज लिख के बताते हैं क्या? आजकल हमारे पास एआई आ चुका है। एआई सोच रहा है किसके बलबूते? मैथमेटिक्स की वजह से। हम चीजों को बेटा, अगर मैं चांद तक जाने के लिए चांद तक फीता लगाने की खोज में निकल जाता तो मैं चांद तक पहुंच पाता कभी? पहले बात तो चलो मैं मशक्कत करके फीता बना भी देता, मेजरमेंट स्केल बना भी देता, इधर तो मैं पकड़ता, उधर कौन पकड़ता? और अगर उधर पकड़ने वाला भी बना देता तो फिर मेरे को जाने की कहां जरूरत थी, मैंने तो पहुंचा दिया ना आदमी। तो फिर जरूरत किसकी आई कि यहाँ बैठा बैठा पता लगा लो कि वो कितनी दूर है? उसके लिए मैथमेटिक्स काम आती। क्या? अब मैं यहां तक तो 2-4 तो लिख लूंगा, अब बताओ मेरे पास कॉपी में इतने पन्ने होंगे क्या कि मैं 100 नंबर पे पहुंच जाऊं? भाई कॉपी का पन्ना इतना छोटा सा था तो मैं 12 तक तो लिख दिया, 12 तक तो लिख दिया, लेकिन कॉपी के पन्ने पे मेरे को तो 100 वाला भी लिखना है, और डायरेक्ट 100 वाला लिखना है। मेरे को 51 पे कौन आ रहा है, 52 पे कोई मतलब नहीं है। तो बताओ इसके लिए मुझे मैथमेटिक्स की टेक्निक आनी चाहिए। मैथमेटिक्स का हर एक रूल एक मशीन होती है बेटा। क्या होती है? उसमें मटेरियल डाल दो, कुछ ना कुछ बन के तैयार। जैसे जूसर मशीन में जूस डालते जूस बन के तैयार हो जाता है। तो इट इज अ फंक्शन, इट इज अ मशीन। इस मशीन में हम क्या रखेंगे? इस मशीन में हम नेचुरल नंबर्स रखेंगे। क्या रखेंगे? और फर्स्ट नंबर और कॉमन डिफरेंस रखेंगे। रॉ मटेरियल, यहाँ रॉ मटेरियल का क्या? एक तो एन, एक रॉ मटेरियल क्या है ए, और एक रॉ मटेरियल क्या है डी, और ये 1 का क्या है सर? 1 तो फिक्स है, 1 तो क्या है? फिक्स, 1 तो कांस्टेंट वैल्यू है। अच्छा किसी भी लिस्ट ऑफ नंबर में, अच्छा मेरे से पूछा गया कि 100th टर्म पे कौन आएगा, इस जगह पे, इस प्लेस पे कौन आएगा? जैसे ये फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस, फोर्थ प्लेस, ऐसे करते करते 100 प्लेस पे कौन आया? ये मेरा क्वेश्चन मेरे को एग्जामिनर ने पूछा। सबसे पहले लिस्ट में ये 3 नंबर चेक करो भैया। एक तो ये चेक करना है, एक ये चेक करना है, एक ये चेक करना, और एक ये चेक। ये तो हमारा क्वेश्चन है ही। सबसे पहले बताओ ए क्या होता है? तो सर ए तो पहला सदस्य होता है, पहला ही मेहमान होता है। तो पहला मेहमान यहाँ कौन दिख रहा है? तो इसकी जगह तो हम लिख देंगे 2। क्या लिख देंगे? अच्छा डी क्या होता है सर? तो डी तो वो फिक्स नंबर होता है जिससे ये जुड़ के आया। बताओ ये नंबर ऐड होके आए तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस तो हम दोनों माइनस करके देख लेंगे ना।
तो इसको हम बोलेंगे भैया 4 - 2, तो ये कितना आ गया 2, यानी कि हर नंबर पे 2 ऐड हो रहा है। क्या ऐड हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है। अच्छा, डी का यहाँ पर हम फॉर्मूला बनाए, तो डी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है A2 - A1, तो इसको रटना नहीं है। डी का फॉर्मूला भैया A100 - A99 भी होता है। मतलब हमको तो कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस निकालना है, यानी कि इस ये जो बच्ची बैठी है उसमें से इसको माइनस कर देंगे, ऐसा नहीं इसको उसमें से माइनस करना है, लगातार आने वाली टर्म्स को क्या कर देंगे, सेपरेट करके देख लेंगे। अच्छा, इन चाहे तो इन दोनों को माइनस करके देख लो, चाहे इन दोनों को माइनस करके देख लो, चाहे इन दोनों को माइनस, मतलब लगातार पदों का अंतर चाहिए हमको, तो कंसिस्टेंट टर्म का डिफरेंस चाहिए, चाहे फर्स्ट 2 का उठा लो, चाहे लास्ट 2 का उठा लो, चाहे बीच में से उठा लो, कहीं से भी उठा लो, इक्वल वो दोनों लगातार आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? लगातार। अच्छा, एन क्या है सर? तो एन तो रैंक होती है, तो रैंक हमसे पूछी गई 100। क्या पूछी गई बेटा? 100। अब हमारा जवाब ये है, तो इसका जवाब तो ये मशीन देगी। मतलब ये संतरा है, ये चीनी है, ये भैया काला नमक है, बोले जूस बना के दो। क्या बना के दो? तो जूस बनाने के लिए ग्राइंडर इधर रहा, तो ग्राइंडर में सारी चीजें डाल देते हैं ना। तो भैया देखो ये क्या बोल रहा है, ये ऐसे बोल रहा है सबसे पहले ए डालो रे, सबसे पहले संतरा को डालो, तो ये हमारे पास 2 डाल दिया। ये क्या डाल दिया? 2। फिर मशीन बोल रही है प्लस लगाओ, तो हमने प्लस लगा दिया। देखो मैथमेटिक्स बहुत आसान होती है, टीपना ही होता है, ढंग से टीपना आ जाए बस। अच्छा, एन, फिर लगाओ ब्रैकेट, बोल रहा है एन लाओ, तो एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? तो हम यहाँ लिख देंगे 100। क्या लिख देंगे? 100। फिर ये माइनस, फिर ये 1, फिर इस डी की वैल्यू यहाँ से टिप लेंगे 2। ये अब ये मशीन अपना काम करना चालू कर देगी। हमने सारा डाल के स्विच ऑन कर दिया, मशीन बोलेगी सबसे पहले 2 प्लस, इनको सोल्व कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? ये ब्रैकेट के बाहर कोई भी चीज होती है तो क्या होती है? मल्टीप्लाई। क्या होती है? चलो भैया इनको मल्टीप्लाई कर दो। पहले मल्टीप्लाई होता है, बोर्ड मास का रूल पढ़ रखा है छोटी क्लास में? नहीं पढ़ रखा है तो इधर देख लो भैया, BODMAS, बी यानी ब्रैकेट, ओ को छोड़ो, आगे काम आता है। डी मतलब डिवाइड, एम मतलब मल्टीप्लाई, एड मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्ट मतलब माइनस। मतलब सबसे पहले ये सोल्व होता है, फिर ये होता है, फिर ये होता है। पहले मल्टीप्लाई आया ना, बाद में ऐड आया, पहले कौन आया? मल्टीप्लाई। तो पहले मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, ऐसे मत कर देना इन दोनों को जोड़ रहे फिर मल्टीप्लाई कर दो। भैया 99 और 2 हो गया 101, और 101 को 2 से मल्टीप्लाई, 1 कितना आ गया? 202। लो भैया आंसर। ऐसे नहीं होता है, पहले मल्टीप्लाई होता है। तो मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा कितना हो गया? 1 कैरी हो गया। 2 9 जा 18, और ये कितना हो गया? 19। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा? 200 है। यानी कि इस रैंक पे आने के लिए हमको कौन सा नंबर चाहिए? 200 चाहिए। क्या चाहिए? बताओ, कोई दिक्कत है क्या? इसको कहते हैं भैया अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जनरलाइज्ड फॉर्म, और ये उसका आंसर है। अब एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं? एग्जाम में बताओ यहाँ कितनी चीजें वेरिएबल है? 1 2 3 4, कितनी चीजें वेरिएबल है? एग्जामिनर कोई 3 चीज तो दे देगा और चौथी पूछ लेगा। जैसे मान लो अभी इसका मैं अगर देखूं तो इसका आंसर कितना आया था? इसका आंसर आया था 200। कितना आया? 200। अभी आंसर निकाला ना, तो एग्जामिनर इसको छिपा लेगा, बोला एन की वैल्यू बताओ, या एन की वैल्यू 100 दे देगा तो बोलेगा डी की वैल्यू बताओ, डी की वैल्यू कुछ दे देगा तो बोलेगा ए की वैल्यू बताओ। आ गई बात समझ में? यानी कि एग्जामिनर इन 4 में से, अब 1 की वैल्यू तो वो दे नहीं सकता, 1 तो फिक्स है, 1 तो वेरिएबल है ही नहीं। इन 4 में से कोई 3 चीज तो आपको दे देगा क्वेश्चन में, और एक चीज आपसे पूछ लेगा। हर बार आपको कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है? ये वाला फॉर्मूला काम में लेना है। कौन सा फॉर्मूला काम में लेना है? चलो भैया एक क्वेश्चन देता हूं मैं, कि अब तक तुम क्या ही समझ गए उससे करके देखना। अगर तुम कर दोगे तो इसका मतलब तुम्हें समझ में आ गया, और अगर तुम नहीं कर पाए तो नहीं समझ में आया। चलो भैया, ए की वैल्यू दे रहा हूं मैं 5, डी की वैल्यू दे रहा हूं मैं -2, और एन की वैल्यू दे रहा हूं मैं 30। आप ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। फॉर्मूला भी मैं आपके सामने रख देता हूं, ए प्लस में एन -1 डी, ये फॉर्मूला आपके सामने। चलो भैया नोट कर लो रे, जिसको ये फॉर्मूला आता है उसकी एक्सरसाइज नंबर 5.1 और एक्सरसाइज नंबर 5.2 तक आप क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। अच्छा, आपका कल जो टेस्ट होगा वो क्वेश्चन नंबर 14 तक होगा, है ना? एक्सरसाइज नंबर 5.2, इसमें 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 है, और 5.1 पूरी इंक्लूड है, और यहाँ दोनों के लिए जितने भी एग्जाम्पल्स है वो भी इंक्लूड है। 5.1 और 5.2 के कंप्लीट एग्जाम्पल्स, और 5.2 के क्वेश्चन नंबर 14 तक सारा मटेरियल इंक्लूड है। कल आता ही आपका टेस्ट होगा। आगे बस समझ में? नाउ नोट डाउन करके बताओ फटाफट। सबने कर लिया? अब देखो एक एक बच्चे का तो देखो क्रॉस चेक करना पॉसिबल नहीं है, मैं यहाँ बोर्ड पे कर देता हूँ। जिसका सही है वो बैठा रहे, जिसका गलत है एक बार मेरे को बता दे कि सर मेरे से नहीं हो पाया। इधर देखो,
ए एन की वैल्यू यहाँ कैलकुलेट करने के लिए मैंने कहा था क्वेश्चन मार्क यहाँ है, तो ए एन की जगह तो कुछ नहीं रखेंगे, जिसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है उसको बेचारे को छेड़ते ही नहीं है, वो पहले नहीं पता उसके बारे में, और क्या परेशान करे उसके। अच्छा ए की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, एन की वैल्यू यहाँ कितनी दे रखी है, तो ये हो गया 30 - 1, और डी की वैल्यू यहाँ कितनी है -2। एक बात याद रखना, नेगेटिव साइन को हमेशा ब्रैकेट में रखना है, किसमें रखना है, ब्रैकेट में। बुरा आदमी हमारे जीवन में वैसे हमको पता नहीं है, बंद करके रखो, किसको रखो, इधर देखो ना भैया, ये हमारे पास में हो गया 5+, इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 29, ये -2 है, ये हो गया 5। अच्छा बताओ रे प्लस माइनस क्या होता है, अच्छा ये सिली मिस्टेक्स बोलता हूं मैं इनको, ऐसी मिस्टेक्स मत करना प्लस माइनस वाले, ये तुमको क्लास 3rd 4th में सिखा दिया जाता है, मैं एक बार फिर से बता देता हूं। प्लस का नंबर प्लस के नंबर से ऑपरेट होके क्या आएगा, अच्छा ऑपरेट होने का मतलब मल्टीप्लाई होना, प्लस का नंबर सॉरी माइनस का नंबर जब माइनस के नंबर से ऑपरेट होगा तो भी क्या देगा, और जब प्लस का नंबर माइनस के नंबर से ऑपरेट होगा तो, और जब माइनस का नंबर प्लस के नंबर से ऑपरेट होगा तो। अब तुमको ये याद हो ना हो, तुमको इतनी सी चीज याद रखनी है, जब दो चीजें एक जैसी दिखती है तो प्लस आता है, क्या आता है, और जब दो चीजें एक जैसी नहीं दिखती तो माइनस आता है, क्या आता है। तो देख लो भैया ये दोनों एक जैसे नजर आ रहे, क्या नहीं आ रहे ना, तो नहीं आ रहे तो माइनस होगा। अच्छा इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा कितना हो गया 1 कैरी, 2 2 जा 4 और कितना हो गया 5। बताओ रे प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है ना, तो भैया 58 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा 53, क्या आएगा 53। हाँ लेकिन देखो बड़ा का कौन सा नंबर है, फेस वैल्यू किसकी बड़ी है, 5 की बड़ी है 58 की बड़ी है, तो इसके आगे जो साइन होता है रिजल्ट भी उसी का साइन होता है। हमारे घर में किसकी फेस वैल्यू बड़ी होती है, मम्मी पापा या दादा दादी, उन्हीं की चलती है ना घर में, इधर भी वही सीन है, जिसका चेहरा बड़ा नजर आएगा उसी के लक्षण आने वाली जनरेशन में नजर आएंगे। अगर देखो आजकल की जो जनरेशन में, तो साफ मुंह पे बोलता हूँ, आजकल की जनरेशन, हमारी वाली जो जनरेशन थी ना उसमें तो माता पिता ठोक के रखते थे, मैं तो इतना कूटा हूँ जिसकी लिमिट नहीं, मास्टर भी बढ़िया बजा के रखते थे, लेकिन आजकल की जनरेशन को देखो कैसे पपेट बना के रखते, ओ मेरे लाल मेरे गुड़िया, जब पहले दिन एडमिशन करा के आते ना बच्चों का, तो टीचर पे ऐसे बंदूक, मेरे छोरे को हाथ मत लगा देना, तो वो टीचर भी बढ़िया, हमको क्या ही मतलब है, तो बच्चों कुछ कहता ही नहीं है, वो बच्चा गलती भी करता है तो टीचर डरता है यार पेरेंट्स कुछ कहना दे, इसलिए कुछ कहता ही नहीं है। तो भैया आजकल कौन एपीजे अब्दुल कलाम बनता है, गाड़ी तो तगड़े चल गए आजकल, तो आज दी आऊंगा रात में, कौन सा था वो पता है कौन सा था, है? आता है क्या तेरे को, गा के सुना। देखो हमारे टाइम में गाने कैसे चलते थे, भजन वाले गाने चलते थे, आजकल वाले वो मेरा टिंगर क्या बोलता रहता है, कौन सा गाना मेरे को याद करने दो यार, बोले रात में दिन में तो मुझे ढूंढ पुलिस, क्या है मुझे याद नहीं आ रहा, दिन में तो मुझे ढूंढे पुलिस आऊंगा आधी रात में। बताओ लखन ही नहीं है, इसका मतलब हमें लखन नहीं है, हम उसे दे नहीं पा रहे, उनको टाइम ही नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं बोलता हूँ एडिकेट्स बहुत जरूरी है, ये सब है ना कोई, अब इसमें लखन ही नहीं थे पॉजिटिव आने के, तो आंसर भी क्या है नेगेटिव, ऐसे पढ़ दी मैथमेटिक्स आगे बात समझ में। तो बताओ माइनस का 53 किसके आंसर आ रहा है, आप क्या आ रहा है, कोई बात नहीं, तो तूने माइनस नहीं लगाया, ये मिस्टेक है तेरी, हाँ तो कर ही रही है, तेरे में 2G का रिचार्ज है क्या 5G में अपग्रेड करो उसको। वेरी गुड शाबाश बेटा, हाँ इस बार तो सिद्धि का सही है, वेरी गुड शाबाश। हाँ अरे मेरे अंदर तो 10G का हो रखा है, अरे तेरे पे तो 1G का भी नहीं हो रखा, हो रखा है क्या, इनकमिंग कॉल आउट ऑफ नेटवर्क। तो आज के लिए इतना ही है ना, हंसते मुस्कुराते हो घर जाओ, कल हम फिर से मिलेंगे, कल से मिलेंगे जब तुम दोनों को मैं बता दूंगा कल आओगे तो, और तुम्हारा होगा टेस्ट, क्या होगा, एक बात याद रखना, एवरी सैटरडे बिना कहे टेस्ट होता है यहाँ पे, तो कोई बच्चा अगर ये बोले सर हमको तो बताया नहीं था, तो ये कोई फंक्शन का इनविटेशन नहीं है जो तुमको देना कंपलसरी हो। हाँ टाइम मिलेगा ना तो इतना ही देंगे, 30 40 मिनट का टाइम दूंगा टेस्ट के लिए, कोई 3.25 घंटे का चाहिए तेरे को, 5 क्वेश्चन में इतना ही टाइम मिलेगा 30 25 मिनट का, उसमें जो भी मिनट मिलेगा उसमें हम एक्टिविटी एंड फन करते हैं, ठीक है। पढ़ने से पहले पढ़ने के लिए तैयार होना पड़ता है, मैं अक्सर अपनी क्लास में एग्जांपल देता हूँ, शादी करने के लिए बींद बनकर तैयार होना पड़ता है, नहीं ऐसे तो कोई तुमको जीमा ही नहीं, दुल्हन तो दूर की बात है, आगे बात समझ में। तो भैया उसके लिए तैयार होना पड़ता है, तैयार होने के लिए हम दोनों की बॉन्डिंग बननी चाहिए,
मतलब मेरे को आप समझ में आने चाहिए, आपको मैं समझ में आना चाहिए, ताकि हम दोनों में जो क्रॉस क्वेश्चन हो उसमें कोई दीवार ना आए, आप तुरंत मेरे से मुंह फट पूछ सको और मैं आपको तुरंत बता सकूं। जिस दिन ये बॉन्डिंग बन जाएगी ना, उस दिन अपना चैप्टर शानदार चलेगा। नहीं तो तुम सर मारे हो, ये तो सर है, इनसे तो नहीं पूछूं, और मैं सर मारा हूँ, ये तो गुड़िया है, इसे क्या ही पूछे, इसको तो सब आता होगा, तो फिर आगे क्लास चल नहीं पाएगी। आगे बात समझ में। नाउ आज की क्लास यही एंड करते हैं, जाइए अभी।